हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि थर्मोडायनेमिक्स के बहुत ही शॉर्ट की टर्म्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, जैसे आप लर्न करके अपने एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर जब आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। ठीक है दोस्तों, और मैं इसका PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा और आप वहाँ से जाकर इसे फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम बात करें सिस्टम होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो पहले मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि सिस्टम और सराउंडिंग्स होती क्या है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये मेरे पास एक बीकर है। ठीक है दोस्तों, और ये बीकर क्या है, ये बंद है। ठीक है, मैंने मतलब क्लोज आइसोलेटेड बीकर है। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर मैंने कुछ लिक्विड्स डाले हैं या फिर आप गैस भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो लिक्विड है गैस है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में हम मोस्टली हम गैस की बात करते हैं, तो समझ लीजिए कि मैंने इस बीकर के अंदर एक मैंने गैस डाली हुई है। ठीक है दोस्तों, और ये ही हमारा है, ये जो बीकर के अंदर जो मैंने गैस डाला ये हमारी सिस्टम्स होगी, और जो इसके आसपास होगा ये हमारी सराउंडिंग्स होगी। ठीक है, इस यही हमारा सिस्टम होगा और इसके आसपास बाकी जितना भी एरिया है, ठीक है दोस्तों, ये हमारी सराउंडिंग्स होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये होती है हमारी सिस्टम और सराउंडिंग्स। इसे कुछ लाइन्स में लिखी हुई है जिसे आप पढ़ सकते हैं, आप याद भी कर लें ताकि पेपर्स में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, व्हाट इज सिस्टम? अ सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच अंडर इन्वेस्टिगेशन। और व्हाट इज सराउंडिंग्स? द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। ठीक है दोस्तों, जो कि सिस्टम का पार्ट नहीं है वो क्या होगा, सराउंडिंग्स होगी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये बीकर है, ये क्या, ये पूरा सिस्टम है और सिस्टम का जो पार्ट नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ के बाकी ये जितना भी पोर्शन है ये हमारी क्या होगी, ये हमारा होगा सराउंडिंग्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम पढ़े स्टेट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, सिस्टम्स की स्टेट्स क्या आते हैं? द कंडीशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्टेट व्हेन द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैव डिफाइंड वैल्यू। जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं उनकी जो डेफिनेट वैल्यूज होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ द सिस्टम। एंड व्हाट इज अ स्टेट फंक्शन? स्टेट फंक्शन जो वो होते हैं जो कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करते हैं और उनको ये मायना नहीं रखता है कि वो किस रास्ते से गए। ठीक है दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे कि ये हमारे पास ग्राफ है, PV ग्राफ है। ठीक है दोस्तों, PV ग्राफ है और यहाँ पर ये एक, यहाँ पर है एक पॉइंट और एक ये पॉइंट यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से एक ये भी जाने का रास्ता है और एक ये भी जाने का रास्ता है और एक ये भी है। ठीक है दोस्तों, तो इन तीनों रास्तों से हम जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेन बात ये है कि ये हमारी स्टेट फंक्शन है। तो स्टेट फंक्शन में क्या होता है कि वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करता है। मतलब यहाँ पे जो प्रेशर और वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा इस P2 V2 के। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हमें पता है स्टेट फंक्शंस जो है वो सिर्फ फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे ही डिपेंड करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। ठीक है, द थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटीज विच डिपेंड्स ओनली द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स विच इज कॉल्ड द स्टेट फंक्शन। ठीक है, अब हम बात करने वाले इंटरनल एनर्जी। ठीक है दोस्तों, इंटरनल एनर्जी होती क्या है? ठीक है, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द सिस्टम एट अ पर्टिकुलर कंडीशन ऑफ अ टेम्परेचर एंड द प्रेशर। ठीक है, सो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे, ठीक है दोस्तों, तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी होती है। ठीक है दोस्तों, आपको मैं एक डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहूँगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये मेरे पास ये बीकर, ठीक है दोस्तों, जब मैंने इसे हीट किया, ठीक है दोस्तों, जब मैंने हीट किया इसके अंदर मैंने कुछ गैस डाले, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने इसे हीट किया तो ये क्या हो गए, ये इनको मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिली जिसकी वजह से ये एक्सपेंड होना जो है, ये एक्सपेंड होना शुरू हो गया। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने कुछ जो एनर्जी जो मैंने इनको एनर्जी दी तो इन्होंने कुछ एनर्जी का जो पार्ट है उन्होंने इसको एक्सपेंड करने में वेस्ट मतलब यूज़ किया और बाकी जो एनर्जी इनके पास बची है इंटरनल एनर्जी के रूप में बची है और उसे ही हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये लाइन लिखी है कि द एनर्जी एसोसिएटेड विद द सिस्टम एट अ पर्टिकुलर कंडीशन, एक पर्टिकुलर कंडीशन में ऑफ अ टेम्परेचर और प्रेशर, तो उसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इंटरनल एनर्जी का चेंज यानी डेल्टा यू। ठीक है, डेल्टा यू आपको पता है कि हम डेल्टा यू कब लगाते हैं, जब छोटा सा चेंज होता है। ठीक है, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये सब होता है। ठीक है, तो हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। इट इज़ अ मेजर दैट हीट चेंज अकॉर्डिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड अ कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, जो हीट है, ठीक है, इट मेजर दैट हीट चेंज अकॉर्डिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है ना, जो हीट की चेंजिंग्स हो रही है किस पे, एक कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे, उसे ही मैं क्या कहूँगा कि वो एक इंटरनल एनर्जी है। ठीक है दोस्तों, इंथैल्पी क्या होती है दोस्तों? इंथैल्पी का आप मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो इंथैल्पी जो एनर्जी से रिलेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, इंथैल्पी मीन्स एनर्जी। ठीक है दोस्तों, जैसे हम डेल्टा H से डिनोट करते हैं, इट इज द सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, डेल्टा H जो है हमारा इक्वल है इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी को हम किससे, U से डिनोट करते हैं और प्लस प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी क्या होती है, ये हमारी है इंथैल्पी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है कि द सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी एंड द प्रेशर एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर में, जिसे हम कहते हैं हीट कंटेंट।
ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे फॉर्मूला में ये देख सकते हैं, ठीक है। ये जो H है यानी इंथैल्पी जो है वो इंटरनल एनर्जी प्लस PV यानी प्रेशर और वॉल्यूम का सम के इक्वल है हमारा इंथैल्पी, ठीक है दोस्तों। और ये कुछ डायग्राम्स के माध्यम से जो कि आपको इजीली लर्न हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो जो जो हम लिखते हैं उसे मतलब जो याद रहता है, लेकिन जो पैटर्न्स जो हमारा माइंड इजीली से लर्न करके रखता है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए कुछ पैटर्न के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा, ठीक है दोस्तों। तो सिस्टम, जैसे कि हमने पढ़ा सिस्टम होता क्या, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर सिस्टम जो वो 3 प्रकार के, पहला है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो इसके हम एक एक करके चर्चा करेंगे कि ये होते हैं क्या, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या आता है ओपन सिस्टम होता क्या, ठीक है दोस्तों। जैसे कि ये मेरे पास ये बीकर है, ठीक है दोस्तों। अब मेरे पास बीकर ये मैंने क्या ओपन खुला छोड़ा है, ठीक है ना, ये मैंने खुला छोड़ा, तो इसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, आपको जैसे पता, अगर जब मैं पानी गर्म करके रखूँगा तो वो तो हीट जो है वो सभी तो खत्म हो जाएगी, वो सराउंडिंग्स में चली जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या होता है, यहाँ पर कहते हैं एक्सचेंज मैटर एंड एनर्जी ऑफ द सराउंडिंग्स, ठीक है। जो एनर्जी है यानी इसके अंदर तो हॉट वाटर मैंने रखा हुआ है, लेकिन सराउंडिंग्स मेरी क्या है, यहाँ पे सराउंडिंग्स कोल्ड है, जिसकी वजह से ये जो हीट जो है, आपको पता है कि हीट जो है हॉट से कोल्ड की तरफ ट्रांसफर होता है, ठीक है दोस्तों। हीट हॉट से कोल्ड की तरफ ट्रांसफर होता है। तो ये जो सराउंडिंग्स में, अब ये ऊपर से बीकर जो खुला हुआ था, जिसकी वजह से जो हीट जो ट्रांसफर हो गया सराउंडिंग्स में, और यहाँ पर जो मास वो चेंज हुआ, क्योंकि जो आपको पता है वाटर जो इवेपोरेट हो गया, जिसकी वजह से इसका मास जो कम हो गया, ठीक है, क्योंकि ये ओपन सिस्टम था। अब हम बात करें क्लोज सिस्टम की, ठीक है। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, ठीक है दोस्तों। अब ये रहा मेरे पास सिस्टम है, ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे उसे क्लोज कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब मैंने क्लोज कर दिया तो यहाँ पे ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है दोस्तों, अब ये तो बाहर नहीं जा सकते, लेकिन अगर जब मैंने इसे बर्न किया है, तो अगर इसके अंदर क्या कहते हैं, अगर इसके अंदर हीट होगी तो वो सराउंडिंग्स में चली जाएगी, यानी यहाँ पे मास का एक्सचेंज जो है वो नहीं होने वाला है, लेकिन जो हीट है, हीट का चेंज होगा यहाँ पर क्लोज सिस्टम है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट है वो आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम से आप रिलेट कर सकते हैं कि ये एक थर्मस की तरह है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि आप हम गर्म पानी रखते हैं थर्मस के अंदर, तो वहाँ पर वो उसका एक लिमिटेड टाइम होता है कि इस टाइम तक, इस पर्टिकुलर टाइम तक वो जो पानी है वो गर्म रखा है तो वो गर्म ही रहेगा, अगर जब हमने ठंडा रखा तो वो ठंडा ही रहेगा। वो आइसोलेटेड सिस्टम की तरह एक काम करेगा, मतलब वहाँ पे ना मास की एक्सचेंज होगी और ना ही हीट की चेंजिंग्स होने वाली है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं कि कैन नीदर एक्सचेंज द मास, ठीक है दोस्तों, ना ही इसके मास की चेंजिंग होने वाली है और ना ही, ठीक है दोस्तों, यहाँ से अब ये आइसोलेटेड सिस्टम जो जाहिर सी बात है, यहाँ से हीट तो फ्लो नहीं करेगा बाहर की तरफ, ठीक है, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ फिर नहीं जाने वाला, और ना ही जो इसका मास है वो चेंज होने वाला है, क्योंकि ये आइसोलेटेड सिस्टम है, जिसकी वजह से ये आइसोलेटेड, ना ही मास चेंज होने वाला है, ना ही इसकी एनर्जी जो हीट है वो चेंज हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा आइसोलेटेड सिस्टम, जो कि सिस्टम जो आपको क्लियर हो गया होगी, सिस्टम क्या होता है, उनके पार्ट्स भी क्लियर हो चुके हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ने वाला है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, ठीक है दोस्तों, मैटर्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। मैटर्स की प्रॉपर्टीज जो 2 तरह के होते हैं, एक इंटेंसिव होते हैं और दूसरी होती है एक्सटेंसिव, ठीक है। तो हम पहले पढ़ लेते हैं इंटेंसिव होती क्या, ठीक है दोस्तों। इंटेंसिव, व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर्स सिस्टम, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। तो इसे वो फर्क नहीं पड़ता है कि कितना अमाउंट में वो सब्सटेंस है, ठीक है, चाहे वो 1 लीटर हो चाहे 10 लीटर हो, ठीक है। और जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाना चाहूँगा। जैसे कि अब मेरे पास यहाँ पे गैस के कुछ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है दोस्तों, या फिर सॉरी हाँ, गैस के मॉलिक्यूल्स ले लो, चाहे आप पानी ले लो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अगर मान लो मैंने 1 ग्राम, ठीक है, मैं ग्राम में कंसिडर कर रहा हूँ, जो गैस है वो मेरे पास ग्राम में, ठीक है। तो मैंने 1 ग्राम लिया है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो अगर चाहे ये 10 ग्राम हो चाहे 1 ग्राम हो, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये क्लियर हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल से समझाना चाहूँगा कि जैसे मेरे पास वाटर है, ठीक है दोस्तों, मैंने ये वाटर को बर्न करके हीट करने के लिए रखा हो, ठीक है। मेरे पास 1 लीटर वाटर है, ठीक है। तो मुझे पता है ये 1 लीटर भी कब बॉयल होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे। आपको पता है कि वाटर जो बॉयल करता है, आप चाहे 1 लीटर पानी रखें चाहे आप 10 लीटर पानी रखें, लेकिन वो अपना 100 डिग्री सेल्सियस पे ही जो उबलेगा, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो उसका 100 डिग्री सेल्सियस पे है। अब ये नहीं कि आप उसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर दोगे तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो जाने वाला, ठीक है। तो वो ऐसा कुछ नहीं होता है, जिसे हम इंटेंसिव कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और हमारे पास व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो जो कि डिपेंड करती है उसके अमाउंट पे, मतलब कितना सब्सटेंस प्रेजेंट है उस पर भी डिपेंड करती है, उसे हम एक्सटेंसिव कहते हैं। जैसे कि मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, एनर्जी हो गया, एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया, ठीक है दोस्तों। ये सब हमारी कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है सिस्टम्स की, ठीक है। अब कुछ प्रोसेस के बारे में आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि आपको पता है कि थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेस बहुत सारे हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गई, ठीक है दोस्तों। व्हाट इज, ठीक है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है ना। अगर ये टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर में आपकी बात करें,
तो इसका मतलब वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है ना। व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड व्हाट इज आइसोबैरिक, ठीक है। तो हमारा सेकंड है आइसोबैरिक। आइसोबैरिक मतलब जो बार जो है आपको पता है प्रेशर की यूनिट होती है, ठीक है। तो इससे आपको इजीली लर्न हो जाएगी कि आइसोबैरिक का मतलब है जहां पर प्रेशर कांस्टेंट हो, ठीक है दोस्तों। ये हमारा प्रेशर कांस्टेंट ये भी हो गया, ठीक है दोस्तों। अब थर्ड जो है वो हमारा आइसोकोरिक है, ठीक है। आइसोकोरिक व्हाट इज मीन अबाउट द आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है दोस्तों। तो आइसोकोरिक प्रोसेस इज दैट प्रोसेस इन विच द कांस्टेंट वॉल्यूम, द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है। तो उसे हम आइसोकोरिक कहते हैं। और व्हाट इज एडियाबैटिक, एडियाबैटिक मीन्स जो हीट है वो जो क्यू है वो जीरो होगा, ठीक है दोस्तों। हीट जो क्या कांस्टेंट होगी या फिर आप उसे जीरो भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वो हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस होने वाली है, ठीक है। तो ये हमारी 4 प्रोसेस थी जो कि इंपॉर्टेंट है और इनकी डेफिनेशन जो वो पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में, ठीक है दोस्तों। तो इसे अच्छे से लर्न कर लेना आप सभी, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। तो मैं कुछ सिग्निफिकेंस बताऊंगा हीट और वर्क के बारे में, ठीक है दोस्तों, कि हम हीट को कब पॉजिटिव लेंगे, कब या एनर्जी को या फिर वर्क को पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, उसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट जो कुछ लाइनें जो वो यहाँ पर है आपको अच्छे से समझ आएंगे, ठीक है। हीट ऑब्जर्व बाय द सिस्टम, अगर जो सिस्टम ने, ये जो हमारा सिस्टम है, अगर जिस सिस्टम ने हीट ऑब्जर्व किया है यानी इसको तो फायदा हुआ है, जिसकी वजह से जो हीट है यानी हीट को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं आपको तो पता ही होगा, ठीक है। इसका मतलब पॉजिटिव हम लेंगे, ठीक है। अगर से सिस्टम को हीट मिली यानी सिस्टम का तो फायदा हुआ है, तो फायदा होगा तो हम जाहिर सी बात है प्लस लगाएंगे, ठीक है दोस्तों, जिसकी वजह से इसे हम पॉजिटिव क्यू लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर जे हीट इवॉल्व बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम से हीट ले लिया गया है, ठीक है, अगर सिस्टम की हीट चली गई है, किसी ने छीन लिया है, तो जाहिर सी बात है हम उसे नेगेटिव ही कहेंगे कि उसका एनर्जी कोई और ले गया, ठीक है। तो हम क्यू नेगेटिव लेंगे, ठीक है, तब हम क्यू नेगेटिव लेंगे, ठीक है दोस्तों। ये क्लियर हो गया। देन हम बात करने वाले वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर जो सिस्टम के ऊपर काम किया गया है तो हम उसे पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि सिस्टम के लिए काम कर रहा है और सिस्टम पर काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है तो सिस्टम को खुशी होगी कि भाई मेरे लिए काम करो और मेरे पर ही काम करे, किसी दूसरे पे तो नहीं ना काम कर रहा है। तो वह तब वहाँ पर हम जो वर्क डन है वो हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट ये है कि वर्क डन बाय द सिस्टम, अब सिस्टम सराउंडिंग्स पे काम कर रही है, जो सिस्टम्स हैं अब इनको काम करना पड़ रहा है दूसरों के लिए, जब तब हम क्या करें, अब इनका तो एनर्जी का लॉस हो रहा है, ठीक है दोस्तों, तब हम जो वर्क डन जो है वो हम नेगेटिव लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने जो है हीट कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, और वर्क डन हमने कब पॉजिटिव और कब वर्क डन हमने नेगेटिव लेना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर पॉइंट से आप इसे नोट कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसे नोट कर सकते हैं और अच्छे से अपना जो प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया कुछ। अब हम स्टेट फंक्शंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी विच डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, जो कि आपको मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूँ। स्टेट फंक्शन होता है जो कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर ही डिपेंड करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये क्लियर हो गया। देन उसके बाद है हम करने वाले हैं क्यू, यानी हीट ऑब्जर्व बाय द सिस्टम, जो कि मैं अभी आपको पढ़ा चुका हूँ कि हमने अगर जो उसने ऑब्जर्व किया है यानी उसकी पॉजिटिव हुई है, इंटरनल एनर्जी उसकी बढ़ी है। अगर जो हीट इवेपोरेट हुआ है ठीक है एक कांस्टेंट प्रेशर पर, तो यानी एच मैंने आपको पढ़ाया था वो होता है क्या है, ठीक है दोस्तों। आप ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि एच को हम क्या कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने क्या कहता है, एच जो है हमें पता है कि एच जो है वो यू प्लस पीवी के इक्वल होता है, ठीक है दोस्तों। और इसे हम चेंज इन इंथैल्पी करके, ठीक है, तो जैसे डेल्टा एच लगाते हैं छोटे से चेंज के लिए, तो डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है दोस्तों। इसे हम चेंज करके कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं एट अ कांस्टेंट प्रेशर पर, ठीक है, जब प्रेशर क्या हो हमारी कांस्टेंट हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं बताऊँ आपको एनआरटी कैसे है, ठीक है। तो हमें पता है कि पीवी जो है वो एनआरटी के इक्वल है, तो यहीं पर ही हमने पी डेल्टा वी, और यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एन आर डेल्टा टी जो हम लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये हमारा जो है एट अ कांस्टेंट प्रेशर पर हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। ये फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का कि यहाँ पर ये लिखा है कि जो यूनिवर्स की जो सारी एनर्जी है वो कांस्टेंट है ड्यूरिंग केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज का, ठीक है। चाहे वो प्रोसेस जो है वो फिजिकली हो चाहे वो केमिकली हो, वो एनर्जी जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। कभी, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट लॉ ये कहता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है कि मास या फिर एनर्जी नीदर क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो डेल्टा यू यानी इंटरनल एनर्जी जो होती है वो होती है हमारी, जो इंटरनल एनर्जी होती है वो क्यू प्लस वर्क डन, ठीक है ना, इसके इक्वल रहते हैं। और ये जो हमारी इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, तो ये हमारी जो है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, और ये क्यू हमारी जो हीट होती है, और ये जो वर्क डन ये हमारा वर्क डन होता है, डब्ल्यू जो है वर्क डन होता है, ठीक है दोस्तों। और इंटरनल एनर्जी जो है आइडियल गैस का डिपेंड करता है सिर्फ टेम्परेचर पे, ठीक है ना। आइडियल जो डेल्टा
यू है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस में आइडियल गैस जो है वो डेल्टा इंटरनल एनर्जी की वैल्यू जो है वो 0 होती है, क्योंकि आपको पता है कि इंटरनल एनर्जी का चेंज वहाँ पर होता ही नहीं है। आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब वहाँ पे हीट जो है वो चेंज ही नहीं होता है। जब हीट चेंज नहीं होगा, उसमें हम हीट देंगे नहीं, उससे हीट ले नहीं रहे, तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो डेल्टा यू कैसे बढ़ सकता है, तो डेल्टा यू भी वहाँ पे 0 होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है दोस्तों। और वर्क ऑफ द एक्सपेंशन, अब वर्क जो एक्सपेंशन में वर्क हो रहा है, ठीक है, यानी सिस्टम जो वो सराउंडिंग्स पे काम करता है, तो जाहिर सी बात है अगर सिस्टम सराउंडिंग्स पे काम करेगा तो नेगेटिव वर्क डन होगा, ठीक है दोस्तों। तो वही यहाँ पे नेगेटिव पी डेल्टा वी लिखा है, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन जो होता है वो हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर ना ही फोर्स है, फोर्स को हम यहाँ पे प्रेशर से कंसीडर करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर होगा प्रेशर इनटू वॉल्यूम, जिसे हम चेंज इन वॉल्यूम लिखेंगे, ठीक है दोस्तों, यानी डेल्टा वी, ठीक है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है दोस्तों, ये आपने याद रख लेना है कि फर्स्ट थर्मोडाइनमिक्स क्या कहते हैं, डेल्टा यू जो होता है क्यू प्लस वर्क डन होता है, ठीक है दोस्तों। और आप इसको ऐसे एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं कि जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव पी डेल्टा वी भी होता है, तो आप इसे डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी भी इसे आप लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इंथैल्पी चेंज के बारे में हम बात करने वाले, ठीक है दोस्तों। इंथैल्पी चेंज होता क्या है, ठीक है, तो ये डेल्टा एच जो है, डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है दोस्तों, जो प्रोडक्ट होगा उसे हम रिएक्टेंट से माइनस करेंगे तो हमारा इंथैल्पी चेंज जो वो हमें मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता क्या है, द इंथैल्पी चेंज accompanying a chemical reaction when the number of moles of a reactant react with a product and given to the balanced chemical equation, और वो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन देंगे तो उसे हम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहेंगे, ठीक है दोस्तों। दूसरा है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, ठीक है, द इंथैल्पी चेंज अकॉम्पनिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ द कंपाउंड, जब फॉर्म हो रहा है 1 मोल कंपाउंड का, उसके ही एलिमेंट्स में, फ्रॉम इट्स एलिमेंट ऑल द सब्सटेंस बीइंग इन देयर सब्सटेंस स्टेट, ठीक है। तो एक एटीएम प्रेशर पर जो कि 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे होता है, ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद से इंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो व्हाट इज इंथैल्पी ऑफ कंबशन, कंबशन का मतलब है हम किसी चीज़ को बर्न कर रहे हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कंप्लीटली बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन और एयर, तो उसे हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ कंबशन के, जिसे हम किसी चीज़ को बर्न कर रहे हैं एयर के प्रेजेंस में, वो हमारी इंथैल्पी ऑफ कंबशन होगी, ठीक है दोस्तों। And what is enthalpy of solution? The enthalpy change when 1 mole of a substance is dissolved in large excess of a solvent, ठीक है, जब large excess of a solvent, so the further dilution does not given any further enthalpy change, which is called a enthalpy of solution, ठीक है दोस्तों। अब इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, द इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ H plus of an acidic is completely neutralized by a base or a vice versa is dilute solution. The enthalpy of neutralization of all strong acid, जितने भी strong acids हैं, by strong base is always equal, और strong base जितने भी strong acid है strong base है is always equal, हमेशा equal होंगे, जैसे कि 57.1 किलो जूल irrespectively of the nature of the acid or the base, ठीक है। And what is enthalpy of hydration, ठीक है, the enthalpy change during the hydration of 1 mole of anhydrous salt of a specific हाई रेट, तो उसे हम इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हैश लॉ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि स्कूल के एग्जाम में हर बार आता है, हर बार ही पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। हैश लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी ने करके जाना है। द एंथैल्पी चेंज इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन इन द सेम वेदर द रिएक्शन टेक प्लेस इन अ 1 स्टेप और अ नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है, चाहे वो एक स्टेप में हुआ हो, चाहे अगर जो कोई भी प्रोसेस हो, जैसे कि ये ए, ठीक है दोस्तों, मैं आपको कलर चेंज करके समझा देता हूँ, ग्रीन कलर कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि ये है, ठीक है दोस्तों, ये ए है, ए से बी और बी से सी ये प्रोसेस हो रही है, ठीक है दोस्तों। ए से बी प्रोसेस होने में मुझे लगा सिर्फ 5 मिनट, और लेकिन जब बी से सी हुआ तो वो मुझे लगा टोटल 10 मिनट प्रोसेस होने में, ठीक है दोस्तों। तो ये हैश लॉ कहता है कि द इंथैल्पी चेंज इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन, जो इंथैल्पी का चेंज हुआ इस रिएक्शन में, चाहे वो एक स्टेप में हो चाहे वो मल्टीपल स्टेप में है, वो इक्वल होगा, ठीक है दोस्तों, वो सेम होगा, इक्वल होगा, ठीक है दोस्तों। और ये इसे आप देख सकते हैं, जो कि बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट के बारे में लिखा है, ठीक है दोस्तों।
और ये कंडीशन ऑफ जी, ठीक है दोस्तों, ये लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो बस यहीं तक ही थी। कुछ डेरिवेशंस भी हैं, जैसे आप यहाँ पर कुछ ही लिखें, बाकी जो है उसके पीडीएफ जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से नेक्स्ट वीडियो में उसकी पीडीएफ भी मैं आपको दे दूँगा, आप वहाँ से उसे जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और ऐसी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।